हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लेकर आया हूँ CMEAD में सिविल निर्माण प्रबंधन, सिविल कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के बारे में। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है CMEAD का। इसमें हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के बारे में कि कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट होता क्या है। आप जानते हैं कोई भी वर्क को स्टार्ट करने के लिए हमें एक मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और वो मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैनेजमेंट ही पूरे काम को वर्क करता है। उसमें एक छोटे अधिकारी से लेके एक बड़े अधिकारी तक सारी चीज़ें ही उपलब्ध होती हैं। जैसे कि मैं बात करूं मैनेजमेंट एंड मैनेजर की, तो मैनेजमेंट वो चीज़ होती है जो एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को हम फॉलो करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट उपलब्ध संसाधनों के द्वारा किसी वस्तु की रचना, निर्माण कहलाती है। उपलब्ध यानी कि जो हमारे मटेरियल्स हैं, उन मटेरियल्स को इकट्ठा कर कर जो हम संरचना बनाते हैं वो हमारा निर्माण कहलाती है, यानी कंस्ट्रक्शन कहलाती है। अब जैसे कि मैं बात करूं विकासशील देशों की, जो हमारे शहर डेवलप्ड हो चुके हैं, उन देशों की बात करूं तो विकासशील देशों की उन्नति के लिए मूल आधार निर्माण है। सभी प्रकार का निर्माण मनुष्यों तथा समाज का भवनों, कल कारखानों, सड़कों तथा रेल मार्गों, बांधों तथा विद्युत गृहों का इत्यादि निर्माण ऐसे ही नहीं होता है। यानी कि ये जितने भी टर्म्स मैंने आपको बताए, कारखाने हैं, सड़कें हैं, रेल मार्ग है, बांध बनाए जाते हैं, विद्युत गृह बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हाउस, इन सभी का निर्माण ऐसे नहीं होता है। इसके लिए एक पर्याप्त सूझबूझ, आयोजन, निर्देशन, संसाधन, अनुभव, दिशा निर्धारण तथा समय की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि इन सभी चीज़ों में सूझबूझ यानी कि एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है, राइट। तो उस प्लेटफॉर्म को हम कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। भारत एक विकासशील देश है, हम भी जानते हैं, और आप सबको पता होगा कि भारत एक विकासशील देश है। इस लंबे चौड़े देश में सिविल निर्माण कार्य सदा ही अग्रणी रहा है। पहले के टाइम से और आज के टाइम में सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका है। हर जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा है। जगह जहाँ पे हमारा भीड़ वाला एरिया है या जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक लगता है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, एक अलग से मतलब ब्रिज कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, पुल बना देते हैं ताकि ट्रैफिक कम हो, यानी कि मनुष्य को कम से कम मतलब वो पर उठानी पड़े। अब इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा इंडिया है, तो लाखों कुशल अकुशल कर्मचारी, कुशल मतलब जिन्हें अनुभव हो, अकुशल जिन्हें बिल्कुल भी अनुभव ना हो, कर्मचारी, श्रमिक इस धंधे में प्रत्यक्ष रूप से लगे हुए हैं, और सभी सेक्टरों में किसी न किसी रूप में निर्माण कार्य निरंतर हो रहा है। हमारी पंचवर्षीय योजनाओं को 50% से अधिक धनराशि निर्माण कार्य पर व्यय होती है। निर्माण कार्य को उत्तम तथा मितव्ययी ढंग पर करने के लिए कुशल निर्माण प्रबंधक का होना अति आवश्यक है। परंतु अब तक प्रबंधक तथा ठेकेदार प्रबंधक कला की ओर उचित ध्यान नहीं देते, क्योंकि सिविल निर्माण कार्यों में लाभ अधिक दिखाई देता है, अतः अक्षर ज्ञान न होते हुए भी अनेक लोग इस व्यवसाय में प्रवेश कर गए, और जब तक लाभ मिलता रहा कार्य करते रहे, और जहाँ कोई हानि हुई निर्माण स्थल के पास कहीं दिखाई नहीं ना दिए। कहने का सेंस यह है कि सिविल कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें मिल जाता है, यानी फ़ायदा होता है बहुत, और लॉस जब होता है तो वो उस इंसान को उसे छोड़ देता है। इन्हीं कारणों से निर्माण उद्योग अभी तक अनिश्चितता के वातावरण में ही कार्य करता रहा। किसी भी निर्माण कार्य के लिए श्रमिक, सामग्री, धन, मैन, मटेरियल एंड मनी के साथ साथ एक मैनेजर की भी आवश्यकता होती है। आपके पास मैन है, मटेरियल है यानी आदमी, सामग्री और पैसा, तो क्या आप कंस्ट्रक्शन कर देंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस कंस्ट्रक्शन को पूरा बिठाने के लिए, उस कंस्ट्रक्शन को पूरा कराने के लिए आपको एक सीनियर टीम से लेके जूनियर टीम तक आपको पूरा कंप्लीट
कंप्लीट सिस्टम तैयार करना पड़ेगा जो इन संसाधनों का उचित ढंग से उपयोग कर परियोजना को निर्धारित समय के अंदर तथा न्यूनतम व्यय पर पूर्ण कर सके। श्रमिक, सामग्री तथा धन तीनों मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते जब तक उनके ऊपर एक सक्षम प्रबंधक ना हो। ये तीन मटेरियल्स यानी इन तीन चीज़ें एक साथ मिलकर कुछ भी नहीं कर सकती जब तक इन्हें के ऊपर प्रबंधक ना हो, यानी कि मैनेजर ना हो। जब तक उनके ऊपर एक सक्षम प्रबंधक ना हो, एक सुदक्ष प्रबंधक को एक अच्छा समन्वयक भी होना चाहिए। निर्माण कार्य में लगे विभिन्न स्तर के कर्मचारियों के कार्य में सामंजस्य स्थापित करना अति आवश्यक है, जिससे वे लोग भ्रम में ना रहें और सही दिशा में कार्य आगे बढ़ाते रहें। निर्माण कार्य को रोटी रोजी का साधन से ऊपर उठकर देखें और कर्म ही पूजा के सिद्धांत को निर्माण कार्य की नींव बना लें। राइट, तो ये हमारा जो टॉपिक था ये हमने इसमें पढ़ा था प्रबंधन और प्रबंधक, मैनेजमेंट एंड मैनेजर। तो मैनेजमेंट को चलाने के लिए मैनेजर का होना अति आवश्यक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रबंधन। किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न व्यक्तियों तथा आवश्यक संक्रियाओं को संतोषपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करने की कला को प्रबंधक कहते हैं। किसी लक्ष्य की प्राप्ति किसके लिए विभिन्न व्यक्तियों तथा आवश्यक संक्रियाओं को संतोषपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करने की कला को प्रबंधन कहते हैं। निर्माण प्रबंधन पर वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन तथा शोध कार्य पिछले 125 वर्षों से ही शुरू हुआ है। सन 1880 में क्या हुआ था में सर्वप्रथम अमेरिका में फ्रेडरिक विंस्लो टेलर 1856 से 1915 ने प्रबंधन विषय पर शोध कार्य किया। ये हमारे अमेरिका के एक शोधकर्ता थे, उन्होंने ये दिया हुआ है। इसके पश्चात 1908 में फ्रांस के हेनरी फियोल ने इस विषय को आगे बढ़ाया। पहले प्रबंधन के बारे में यह समझा जाता था कि यह एक कला है, कलाकार की भांति अच्छा प्रबंधक पैदा ही होता है, किसी स्कूल या विश्वविद्यालय से प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता। फ्योल ने यह नहीं माना और स्पष्ट किया कि प्रबंधन के सिद्धांतों को अन्य विषयों की भांति वैज्ञानिक ढंग पर कक्षाओं में पढ़ाया जा सकता है। ये आपके विभिन्न साइंटिस्ट जो थे उनके मत हैं, उन्होंने मत दिए थे कि ऐसे हम प्रबंधक को पढ़ा सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं और अच्छे प्रबंधक तैयार किए जा सकते हैं। यानी कि इन सारी चीज़ों की नॉलेज बना के हम कई प्रबंधकों को एक साथ तैयार कर सकते हैं। 1920 के बाद प्रबंधन की विभिन्न शाखाओं में अव्यवस्थित ढंग पर अध्ययन शुरू हुआ। अब निर्माण प्रबंधन एवं पूर्ण रूप से विकसित विषय है। इंजीनियरिंग क्षेत्र में इसके महत्व को देखते हुए इसका अध्ययन अब सभी इंजीनियरिंग छात्रों के लिए अनिवार्य है, क्योंकि एक सुदक्ष इंजीनियर वही कहा जा सकता है जो एक अच्छा प्रबंधक भी हो। बड़े बड़े निर्माण कार्य में अकेला व्यक्ति कुछ विशेष नहीं कर पाता, अतः वह अन्य सहयोगियों से मिलकर कार्य आगे बढ़ाता है। एक अकेला 2-11 को सत्य बनाकर साथ ही मिलकर हाथ बढ़ाना के सिद्धांत पर एक निर्माण संगठन बनाता है। ये आपकी एक टैगलाइन है जो बता रहा है कि साथ ही मिलकर हाथ बढ़ाना, यानी एक साथ कई लोग मिलकर इस काम को बनाते हैं, इस काम को करते हैं तो ये काम आसानी से हो जाता है। व्यक्तियों के इस संगठन को नेतृत्व तथा दिशा प्रदान करने के लिए प्रबंधक की भूमिका उभर कर सामने आती है। ठीक है, इसके बाद है हमारे प्रबंधक के गुण। प्रबंधक के गुण क्या क्या होने चाहिए। एक प्रबंधक को जहां निर्माण प्रबंधन की विभिन्न क्रियाओं को पूर्ण ज्ञान अनुभव होना चाहिए, यानी हमारा मैनेजर ऐसा होना चाहिए वो सारे पूरी सिस्टम को कमांड दे सके, पूरे सिस्टम को पढ़ सके, पूरे सिस्टम को चला सके। जो आपके नीचे क्लास के लोग हैं उन्हें उनसे अच्छा वर्क करा सके, कम से कम टाइम में अच्छा से अच्छा वर्क करा सके। क्रियाओं को पूर्ण ज्ञान व अनुभव होना चाहिए।
वहाँ यह भी जरूरी है कि वह विभिन्न कार्यों में आवश्यक समन्वय बनाए रखे, कार्यरत श्रमिकों से उनकी कार्यस्थल पर क्षमता के अनुकूल काम लें, उनकी शारीरिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान रखें, उनको सुरक्षा प्रदान करें और उनमें कार्य के प्रति भावनात्मक दृष्टिकोण तथा लगन उत्पन्न करने की चेष्टा करें। एक अच्छे प्रबंधक से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह श्रमिकों के साथ साथ परियोजना के मालिकों के न्याय संगत हितों पर भी ध्यान रखे, निर्माण सामग्री का अपव्यय रोके और निर्धारित अवधि के भीतर परियोजना का समापन करे। ठीक है, तो ये एक मैनेजर के अंदर ये सारी गुण और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन क्या है? तो कंस्ट्रक्शन का क्लासिफिकेशन, निर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। निर्माण उद्योग को प्रबंध व्यवस्था की दृष्टि से निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया है। हल्के या लघु निर्माण, भारी निर्माण, औद्योगिक निर्माण। वर्णन निम्नलिखित है। हल्के या लघु निर्माण, लाइट कंस्ट्रक्शन। लघु निर्माण के लिए किसी बड़े आयोजन व साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कि छोटा मोटा जो कंस्ट्रक्शन होता है आप वो इजीली कर सकते हैं। ना ही किसी आपको मैनेजर की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कोई सी टीम की ज़रूरत पड़ेगी, आप आज से ही कर सकते हैं कुशल और अकुशल श्रमिकों द्वारा। इन कार्यों के लिए निर्माण में ईंट, पत्थर, कास्ट, इस्पात, कंक्रीट इत्यादि मटेरियल का उपयोग किया जाता है। आप जानते ही हैं, लास्ट प्रीवियस क्लासों में आप पढ़ चुके हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के बारे में। तो वो सारे मटेरियल्स कंस्ट्रक्शन में यूज़ किए जाते हैं और जहाँ वो यूज़ किए जाते हैं, जहाँ बिल्डिंग बनाई जाती है, वो हमारा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कहलाता है। इन की लागत लाखों रुपए तक आती है, क्योंकि ये बड़ी क्वांटिटी में होते हैं और बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, तो इनके लाखों रुपए तक होती है इनकी कीमत। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के आवासीय भवन, स्कूल, कॉलेजों के भवन, सामाजिक तथा व्यावसायिक भवन, सड़कें, जल आपूर्ति व सीवर प्रणाली का निर्माण इत्यादि आते हैं। तो ये सब के अंदर ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। इसके बाद हमारा है हैवी कंस्ट्रक्शन। हैवी कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं तो इनकी निर्माण लागत करोड़ों रुपए में आती हैं। जो हमारे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो निर्माण लागत करोड़ों रुपए में आती है। बड़ी मात्रा में विभिन्न निर्माण सामग्री, उपसर्ग, मशीनें, श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए बड़े पैमाने पर आयोजन व संसाधनों की आवश्यकता रहती है। निर्माण कार्य में समय भी अधिक लगता है। भारी निर्माण के अंतर्गत हॉस्टल, अस्पताल, महामार्ग, रेल मार्ग, नहरें, बांध और सुरंग, पुल, जलीय संरचनाएं, विद्युत ग्रह इत्यादि आते हैं। जो हमारे बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शन होते हैं वो हमारे महामार्ग, रेल मार्ग, नहरें, बांध, सुरंग, पुल, जलीय संरचना जो जल के अंदर बनाई जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी हाउस इत्यादि। अब मैं बात करूं इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन की, औद्योगिक निर्माण। इन निर्माण कार्यों के लिए विभिन्न शाखाओं के विशेषज्ञों, अभियंताओं जैसे सिविल यांत्रिकी, विद्युत, रासायनिक इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। औद्योगिक निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर योजना बनानी पड़ती है। कुछ मुख्य औद्योगिक निर्माण है ताप बिजली उत्पादन, गृह, इस्पात, तेल शोधक तथा पेट्रो रासायनिक कारखाने, उर्वरक प्लांट, चीनी मिल इत्यादि। तो ये हमारा हो गया इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन, जो हमारी इंडस्ट्री बनी हुई होती है जहाँ से हमारे प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। अब स्टेज इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन को प्रोजेक्ट के कौन कौन से चरण हैं? तो एक सामान्य निर्माण प्रोजेक्ट की परिकल्पना से लेकर मूर्त रूप तक पहुंचाने के लिए निम्न 3 चरण हैं। एक है हमारा कॉन्सेप्शन, डिज़ाइन और रियलाइजेशंस। विचार, धारणा या परिकल्पना। हम किसी भी कंस्ट्रक्शन को करने से पहले एक विचार तैयार किए करते हैं, एक पूरा कंप्लीट व्यू देखते हैं, क्या चीज़ क्या है क्या नहीं है। जब किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है तो मनुष्य उसे पाने के लिए सक्रिय हो जाता है। प्यास बुझानी है तो कुआं खोदना ही पड़ता है।
इसीलिए किसी भी निर्माण के लिए सर्वप्रथम उसका विचार बनता है। यह एक व्यक्ति, कुछ लोगों का अथवा शासन का हो सकता है। कुछ विचार शीघ्रकारी रूप ले लेते हैं और कुछ वर्षों रुके रहते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, आपने सुना होगा, देखा भी होगा, भाखड़ावाद का विचार 1902 में बना था और वास्तविक निर्माण 1946 में ही शुरू हो गया। परिकल्पना को मूर्त रूप देने से पहले इसकी उपयोगिता व लाभों का गहराई से अध्ययन करना चाहिए। यदि परियोजना लाभप्रद सिद्ध नहीं होगी तब उसे इसी चरण पर त्याग देना उत्तम रहता है। और किसी परियोजना का निर्णय लेने के बाद इसकी अनुमति लागत ज्ञात की जाती है और मूर्त रूप देने के लिए आवश्यक वित्त फाइनेंस की व्यवस्था की जाती है। यह धनराशि एक मुश्त अथवा चरणों में उपलब्ध कराई जाती है। वित्त की व्यवस्था पर परियोजना के लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। अब जो भूमि का अधिग्रहण कर रहे हैं कि वो मतलब लीगल है, लीगल होनी चाहिए, इलीगल नहीं होनी चाहिए। परियोजना की परिकल्पना का कार्य इसके मालिकों विभाग द्वारा किया जाता है, जिसमें वास्तुविद अभियंता भी अपना व्यावसायिक परामर्श देते हैं। अभिकल्पन की बात करूं, डिज़ाइन। परियोजना के लिए आवश्यक वित्त तथा भूमि उपलब्ध होने पर संरचना व अभिकल्पन नक्शे, विस्तृत एस्टीमेट तथा निर्माण विशिष्टियाँ तैयार की जाती हैं। अब भूमि की धारण क्षमता ज्ञात करते हैं। आपने पढ़ा होगा भूमि की धारण क्षमता की, जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, जब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हमारा जो मिट्टी होती है वो उसका मेन रोल होता है कि उसकी भार वहन क्षमता क्या है, मिट्टी की धारण क्षमता ज्ञात करते हैं। संरचना के लिए उपयुक्त नींव का निर्णय किया जाता है। नींव के अपने टाइप्स पढ़े हैं, तो किस टाइप की नींव कौन से कंस्ट्रक्शन में बनेगी वो भी हमें देखना ज़रूरी पड़ता है। परियोजनाओं का अभिकल्पन व्यावहारिक होना चाहिए, क्योंकि बाद में डिज़ाइन में परिवर्तन करने पर कई मुश्किलें आती हैं। तो डिज़ाइन ऐसी होनी चाहिए कि हमें बार बार चेंज ना करना पड़े। अभिकल्पन कार्य वास्तुविद अभियंताओं द्वारा किया जाता है। संरचनात्मक अभिकल्पन के लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर की सेवाएं ली जाती हैं। जो हमारे स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, बिल्डिंग का नक्शा तैयार करते हैं, उनसे हम ये सारी चीज़ें सीखते हैं, उनसे सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। फिर हमारी बात है रियलाइजेशंस। परियोजना के विस्तृत डिज़ाइन व नक्शे तैयार होने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाता है। निर्माण कार्य विभागीय एजेंसी, ठेकेदारों द्वारा किया जाता है। ठेकेदार कार्य शुरू करने के लिए आवश्यक निर्माण सामग्री, उपसर्ग, मशीनें तथा श्रमिकों की व्यवस्था करता है और ठेके की शर्तों के अनुसार कार्य संपन्न करता है। और निर्माण काल में परियोजनाओं का पर्यवेक्षण व निरीक्षण आवश्यक है। निरीक्षण द्वारा संरचना की गुणवत्ता, सामर्थ्य व टिकाऊपन पर नज़र रखी जा सकती है। निरीक्षण का कार्य वास्तुविद अभियंता द्वारा होना चाहिए, जो संरचना की स्थिरता के लिए जिम्मेदार होते हैं। निर्माण कार्य के लिए समापन पर संरचना विभाग स्वामी को सौंप दी जाती है। संरचना हस्तांतरण के समय सभी आवश्यक प्रपत्र जैसे समापन प्लान, मापन माप पुस्तिका आदि भी देनी होती है, क्योंकि इस अभिलेख की अनुरक्षण व मरम्मत के लिए समय आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद मैं बात करूं निर्माण उद्योग के लिए आवश्यक संसाधन, रिसोर्सेज नीडेड फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कौन कौन से रिसोर्सेज हमें चाहिए होते हैं कंस्ट्रक्शन को पूरा करने के लिए। तो निर्माण उद्योग के लिए निम्नलिखित संसाधनों की नितांत आवश्यकता होती है। पूंजी यानी कि मनी, तो मनी जरूर होना चाहिए। मनी कितना है, क्या बजट है। जब कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो सबसे पहले उसका एक बजट पास होता है। जैसे कि अगर हमारी गवर्नमेंट, हमारे मुख्यमंत्री या हमारे देश के पीएम जो हैं वो जब अनाउंस्ड करते हैं तो एक बजट पास करते हैं कि इतना बजट इस यहाँ पे ब्रिज बनेगा, तो इतना बजट इस ब्रिज के लिए आवश्यक है। फिर है हमारा सामग्री, औजार एवं मशीनें। सामग्री तो मतलब मटेरियल, औजार एवं मशीनरी
श्रमिक, प्रबंधन, अंग्रेजी भाषा के अनुसार मनी, मटेरियल, मशीनरी, मैन पावर एंड मैनेजमेंट। तो 5 M कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? 5M कहलाते हैं। अब पूंजी की बात करें तो किसी परियोजना को मूर्त यानी जो हमने सोचा, जो हमने प्लान किया, जो हम इस पर हम डिस्कशन कर रहे थे, उसके लिए किसी परियोजना को मूर्त रूप यानी कि पूरी तरह से मूर्ति के रूप देने के लिए सर्वप्रथम धन की आवश्यकता रहती है। यदि निर्माण के आवश्यक धन की समय पर व्यवस्था नहीं होती है तो कार्य उसी चरण पर रुक जाएगा। पता लगी आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करा दिया, अब आपके पास 1 करोड़ का बजट था, 1 करोड़ रुपए ख़त्म हो गया, तो जब वो रुपए ख़त्म हो जाएगा तो फिर कंस्ट्रक्शन वहीं पे रुक जाएगा। तो आवश्यक धन के समय पर व्यवस्था नहीं होती तो कार्य उसी चरण पर रुक जाता है और तब परियोजना उस काल तक व्यय किया गया धन तथा समय दोनों व्यर्थ चले जाएंगे। तो ये ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद है सामग्री, मटेरियल। परियोजना की लागत 60 से 70% धन निर्माण सामग्री पर व्यय होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल सबसे ज़्यादा महंगा होता है। तो कार्यस्थल पर आवश्यक सामग्री उपलब्ध रहे तभी सभी कार्य की प्रगति बनी रहेगी। यदि निर्माण सामग्री बाहर से आ रही है तो यह देखना होगा कि परिवहन प्रणाली में कोई गड़बड़ होने के कारण सामग्री पहुंचने में बाधा तो ना पड़ रही है। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, बहुत ही नितांत आवश्यक होती है। इसके बाद है औजार और मशीनें। बड़े निर्माण कार्यों को आधुनिक ढंग पर तथा न्यूनतम अवधि में पूर्ण करने के लिए विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी मशीनों, संयंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मिट्टी काटने के लिए ढोने, उठाने, कंक्रीट तैयार करने, ढालने तथा कूटने वाली मशीनें, ट्रक, क्रेन, रोलर, कंपक, वाहक, संपीड़क इत्यादि मशीनों की व्यवस्था। इन मशीनों की व्यवस्था पहले से ही की जाती है, क्योंकि कुछ मशीनों को किराए पर लेना पड़ता है अथवा बाहर से मंगवाना होता है। तो इसीलिए इन औजारों और मशीनों का स्पेशल ध्यान रखा जाए। इसके बाद है श्रमिक, हस्तकारियों तथा संयंत्रों द्वारा कार्य करने के लिए प्रोजेक्ट पर बड़ी संख्या में कुशल अकुशल श्रमिकों की आवश्यकता रहती है। तो श्रमिक ऐसा ना हो, यानी सही मात्रा में श्रमिकों की संख्या होनी चाहिए। श्रमिक निर्माण स्थल के निकट ही वास करें, यह कार्य में हित में रहता है। ऐसा नहीं है कि श्रमिक सुबह 10 बजे की ड्यूटी है और घर से निकल रहे हैं, ट्रैफिक में फंस रहे हैं, लेट पहुंच रहे हैं। तो इसीलिए जो हमारे श्रमिक हैं, छोटी लेबर है, या पूरा हमारा जो मैनेजमेंट है कंस्ट्रक्शन का, वो पूरा का पूरा वहीं पे वास करना चाहिए जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है या कंस्ट्रक्शन से कुछ दूरी पर, राइट। इसके बाद है प्रबंधन। परियोजनाओं को प्रारंभ करके समापन तथा पहुंचाने के लिए सुदृढ़ प्रबंधन आवश्यक है। विभिन्न साधनों को एक स्थल पर लाकर खड़ा करना, उनको दिशा प्रदान करना, उनके बीच समन्वय स्थापित करना, उनसे संतोषजनक प्रगति प्राप्त करना प्रबंधन ही होता है। प्रबंधन के बगैर निर्माण नहीं कहलाता। ईंट पत्थरों का ढेर तथा मजदूरों का मेला बन जाता है, राइट। तो ये भी मैं एक ध्यान रखने योग्य बात है। इसके बाद है निर्माण प्रबंधन, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। विभिन्न वर्गों के श्रमिक तथा कर्मचारियों को किसी निर्माण कार्य पर इस प्रकार स्थापित करना है कि वह एकजुट होकर एक दिशा में आगे बढ़ते हुए परियोजना को निर्धारित समय एवं लागत में पूर्ण कर दें। निर्माण प्रबंधन कहलाता है। निर्माण प्रबंधन के लिए कुशल तथा अनुभवी प्रबंधक का होना आवश्यक है। प्रबंधक व प्रबंधन के बगैर सामग्री, मशीनें तथा श्रमिकों में कोई तालमेल नहीं बन पाता। आवश्यकता की बात करें तो निर्माण प्रबंधन निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। फर्स्ट, निर्माण कार्य को निर्धारित अवधि में संतोषजनक ढंग से पूर्ण करने के लिए। सेकेंड, निर्माण सामग्री तथा श्रम का अपव्यय रोकने के लिए। परियोजना की लागत को निर्धारित सीमा में रखने के लिए। निर्माण कार्य से जुड़े सभी लोगों को सहयोग बनाए रखने के लिए। निर्माण स्थल पर सुरक्षित तथा उत्तम कार्य कर वातावरण बनाए रखने के लिए।
और निर्माण स्थल पर दुर्घटनाओं को कम करने के लिए। तो ये सारे हमारे पॉइंट्स जो हैं ये याद रहना चाहिए कि किस किस की हमें नीड्स हो सकती है, क्या क्या चीज़ हमारी बन सकती है। इसके बाद है निर्माण मंडली यानी कि दल, कंस्ट्रक्शन टीम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कंस्ट्रक्शन टीम क्या होती है। पूरी टीम को हमें बनाना है, पूरी टीम को समझाना है कि कौन कैसा वर्क करेगा, क्या चीज़ उसे समझाई जाएगी, क्या कैसे कैसे वो कौन सा किस किस टर्म्स में किस किस चीज़ों में उन्हें रखा जाता है। कोई भी बड़ी परियोजना कभी भी एक व्यक्ति से सिरे नहीं चढ़ पाती, चाहे वह व्यक्ति कितना ही योग्य, चतुर, अनुभवी, दक्ष व कर्मठ क्यों ना हो। निर्माण के अंतर्गत बेसियों क्रियाएं संपन्न करनी पड़ती हैं और उनको पूर्ण करने के लिए उनके व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है जो अपने अपने कार्यक्षेत्र में दक्ष हों। एक ही उद्देश्य के लिए जुटे ऐसे व्यक्ति के समूह को निर्माण मंडली या निर्माण दल कहते हैं। जो कंस्ट्रक्शन में वर्क करते हैं और छोटे से लेके बड़े कर्मचारी तक, उन्हें हम बोलते हैं निर्माण मंडली। यानी निर्माण मंडली कंस्ट्रक्शन का निर्माण करने के लिए, राइट। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसमें सामान्यतः निर्माण मंडली ने त्रिभुज के 3 शीर्ष की भांति 3 मुखिया होते हैं। एक होता है हमारा स्वामी, दूसरा होता है निर्माण और फिर इंजीनियर और ठेकेदार। किसी भी कंस्ट्रक्शन को कराने के लिए इन 3 चीज़ों पे हमें फोकस करना पड़ता है। ये 3 बड़े टर्म्स होते हैं। सामान्यतः निर्माण मंडली में त्रिभुज के 3 शीर्ष की भांति 3 मुख्य व्यक्ति होते हैं। पहला होता है मालिक, ओनर, जो कंस्ट्रक्शन कराता है। फिर होता है हमारा इंजीनियर, वास्तुविद, आर्किटेक्ट, ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर। मालिक, इंजीनियर, ठेकेदार तीनों एक अपनी अपनी स्पष्ट भूमिकाएं व जिम्मेदारियां हैं तथा एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व भी है, परंतु तीनों का लक्ष्य एक ही है। परियोजना को निर्धारित अवधि में न्यूनतम लागत पर इसकी गुणवत्ता बनाए रखते हुए पूर्ति पहुंचाना। परियोजना की सफलता इन तीनों व्यक्तियों की सूझबूझ, परस्पर सहयोग, कार्य के प्रति समर्पण, संपूर्ण व निष्ठा पर निर्भर करती है। इस दृष्टि से मालिक, इंजीनियर तथा ठेकेदार के प्रकार निम्नलिखित हैं। ओनर मालिक कोई भी व्यक्ति, संस्था या सरकारी विभाग हो सकता है जो परियोजना के लिए आवश्यक धन जुटाता है। मालिक अपनी परियोजनाओं को इंजीनियर तथा ठेकेदार के माध्यम से पूर्ण करता है। मालिक व तकनीकी ज्ञान कम होता है और श्रमिकों से सीधे काम लेने में उसे दिक्कत आती है। अगर हमारा जो ओनर होगा वो उसके पास पैसा बहुत है और बट माइंड नहीं है तो वो काम को नहीं कर पाएगा और श्रमिकों से ना काम ले पाएगा। तो इसीलिए जो हमारा ओनर है वो पढ़ा लिखा एक अच्छा होना चाहिए। श्रमिकों से सीधे काम लेने में से दिक्कतें आएंगी। अतः वह परियोजना को मूर्त रूप देने के लिए इंजीनियर व ठेकेदार इन दोनों सक्षम व्यक्तियों को सेवाएं प्राप्त करता है। स्वामी परियोजना संबंधी सभी वित्तीय जोखिम उठाता है। मालिक इंजीनियर से निर्माण कार्य की व्यावहारिकता व अंकन और ठोस तकनीकी सलाह चाहता है और ठेकेदार से एस्टीमेट के अनुसार निर्माण की संपूर्ति की मांग करता है। मालिक परियोजनाओं की कल्पना करता है, इसके लिए आवश्यक सूचनाएं तथा आंकड़े एकत्रित करता है और इंजीनियर को प्रेषित करता है। परियोजना के पूर्ण हो जाने पर मालिक इसका अपने हित के लिए उपयोग करता है। इसके लिए इंजीनियर, आर्किटेक्ट सेकंड है हमारा इंजीनियर वास्तुविद एक व्यवसायी व्यक्ति है जो मालिक के प्रस्तावों को एक व्यावहारिक रूप देता है। वह परियोजना से संबंधित अभिकल्पन, प्लान, एस्टीमेट तैयार करता है और विभिन्न कार्यों को निर्माण विशिष्टियाँ बनाता है। वह ठेका अनुबंध तैयार करता है, टेंडर आमंत्रित करता है और उपयुक्त व्यक्ति को कार्य का ठेका देता है। ठीक है, तो ये हमारे इंजीनियर की बात हो गई। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मौके पर निर्माण कार्य की देखभाल करता है, कार्य की जांच करता है, पैमाइश करता है, ठेकेदार का बिल तैयार, चेक,
अभियंता को सभी निर्माण सामग्री, आधुनिक निर्माण तकनीकी, गुणवत्ता नियंत्रण इत्यादि की विस्तृत जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उत्तम तथा मितव्ययी निर्माण का श्रेय उसे ही जाता है। क्योंकि अभियंता जो करेगा वही होगा। अभियंता अगर फेल करेगा तो वो चीज़ फेल हो जाएगी कंस्ट्रक्शन होने का, अगर वही वो पास कर देता है तो वो पास हो जाती है। अभियंता मालिक के सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है। एक निर्माण काल में उत्तम कठिनाइयाँ समस्याओं को अपने तकनीकी ज्ञान तथा अनुभव से हल करता है। ठेकेदार से कार्य लेने में यह मालिक के अभिकर्ता एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। मालिक तथा ठेकेदार के मध्य निर्माण संबंधी विवाद उठने पर वह पंच विवाचक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि वही एक व्यक्ति है जो ठेके की शर्तों को तैयार करता है और उसे लागू करता है। इंजीनियर को मालिक तथा ठेकेदार दोनों का ही विश्वास प्राप्त होना आवश्यक है, क्योंकि उसे दोनों का ही हित देखना होता है। इंजीनियर ठेके की शर्तों के अनुसार पूर्ण किए गए कार्य को पैमाइश करता है और ठेकेदार को भुगतान की व्यवस्था करता है। बड़े निर्माण कार्य पर अनेक अभियंता नियुक्त होते हैं, जो अपने अपने क्षेत्र जैसे अभिकल्पन, भवन निर्माण, सड़क पुल निर्माण, जल आपूर्ति एवं सीवर बिछाना इत्यादि का कार्य देखते हैं। अब मैं बात करूं ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर एंड बिल्डर। तो परियोजनाओं का अभिकल्पन, नक्शे, एस्टीमेट तैयार होने पर ही ठेकेदार वास्तविक रूप में कार्यस्थल पर निर्माण करने के लिए आता है। पहले ठेकेदार अधिक पढ़े लिखे नहीं होते थे और सिविल निर्माण की आधुनिक तकनीकी के लिए अभियंताओं पर निर्भर थे, परंतु अब कुछ ठेकेदार इंजीनियरिंग में स्नातक स्तर तक का ज्ञान रखते हैं। अतः ठेकेदार को अभिकल्पन स्टेज पर ही परियोजना से संबद्ध करना लाभप्रद रहता है, क्योंकि कई बार वह अपने अनुभव के आधार पर मितव्ययी निर्माण के ठोस सुझाव रखता है। जैसे ठेकेदार कार्य के लिए कार्यकर पूंजी, श्रमिक, निर्माण सामग्री, उपकरण इत्यादि की व्यवस्था करता है और इंजीनियर के निर्देश तथा देखभाल के अनुसार निर्माण को आगे बढ़ाता है। ठेके की शर्तें, कार्य की विशिष्टियों, निर्माण कार्य की गुणवत्ता सभी का अनुपालन ठेकेदार के लिए जरूरी होता है। ठेकेदार को कार्य की गुणवत्ता व प्रगति पर समुचित ध्यान देना होता है। तो ये सारे टर्म्स थे ठेकेदार। तो ये कंस्ट्रक्शन की मेन नींव है ठेकेदार। इसके बाद हमारा, इससे पहले जो मैंने आपको बताया, ठेकेदार हो गया, इंजीनियर हो गया, हमारा मालिक हो गया। तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो इन तीन टर्म्स पे वर्क करता है, इन तीन टर्म्स पे वर्क करता है और ये तीनों टर्म्स इसी के अंदर आती हैं। इसके बाद है हमारा श्रमिकों। इसी में पॉइंट है ठेकेदार में, श्रमिकों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना तथा श्रमिकों एवं सामान की सुरक्षा के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होता है। यानी कि श्रमिकों का भली भांति ध्यान रखना श्रमिक के ही हाथ में होता है, क्योंकि श्रमिक जब एक अच्छे रूप में उन लोगों का तैयार करे रहेगा, उनकी व्यवस्था देखेगा, उनका ध्यान रखेगा, उन्हें प्यार से काम करवाएगा, तो वो जितना अच्छा काम करवा सकता है उतना ही अच्छा काम करवाएगा। तो इन सभी के लिए ठेकेदार ही जिम्मेदार होता है। कॉन्ट्रैक्टर ही सारी चीज़ें देखता है। ठेकेदार को नई नई निर्माण तकनीकी विधियाँ अपनाकर कार्य की लागत को कम करने की चेष्टा करनी चाहिए, ये इसके लिए हित में भी होता है। जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छा गुड वर्क करे, कम से कम टाइम में एक अच्छा गुड वर्क करे, एक अच्छी चीज़ को सॉल्व करे, तो वो चीज़ हमारे लिए वैल्यूएबल है। ठेकेदार इस व्यवसाय में दो पैसे कमाने आता है, उसे वित्तीय हानि से बचना चाहिए और न्याय संगत लाभ से ही संतुष्ट होना चाहिए। यानी कि जो ठेकेदार होता है वो हर चीज़ को मापन में लेता है, मापन करता है। मापन का मतलब है कि वो हर चीज़ के लिए बिल्कुल इक्वल, कम से कम, मतलब कंस्ट्रक्शन ऐसा करना चाहिए उसे कि उसे, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो पैसे कम करने के लिए आता है, यानी कि अपना काम, अपना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। जितने भी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो फ़ायदा ज़्यादा देखते हैं, नुकसान कम। तो एक अच्छे से अच्छे मटेरियल को एक अच्छी कम से कम दामों में खरीद कर कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करें। ठेकेदार इस व्यवसाय में दो पैसे कमाने ही आता है, क्योंकि उसे वित्तीय हानि से बचना चाहिए और न्याय संगत लाभ से ही संतुष्ट होना चाहिए।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मालिक इंजीनियर तथा ठेकेदार में संबंध, रिलेशन बिटवीन ओनर इंजीनियर एंड कॉन्ट्रैक्टर। ओनर और इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर में क्या संबंध है? तो तीनों एक दूसरे पर डिपेंड है, क्योंकि एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। रिलेशनशिप बिटवीन ओनर इंजीनियर एंड कॉन्ट्रैक्टर। ऊपर से त्रिमुखी दिखने वाले इस निर्माण मंडली का आधार, उद्देश्य तथा लक्ष्य एक ही है। परियोजना को निर्धारित अवधि में न्यूनतम लागत पर पूर्ण करना। निर्माण कार्य से ठेकेदार अपना लाभ निकालता है, इंजीनियर अपनी फीस प्राप्त करता है और मालिक परियोजना पर व्यय किए गए धन की निकट भविष्य में वांछित लौटाता है। परंतु फिर भी तीनों में समन्वय की नितांतता आवश्यक है। जैसे मालिक इंजीनियर को सभी तकनीकी विषयों में पूर्ण अधिकार प्राप्त प्रदान करे। इंजीनियर निर्माण के प्रत्येक चरण पर मितव्ययी पर विशेष ध्यान दे, जिससे मालिक पर परियोजनाओं का वित्तीय बोझ ना पड़ने पाए। ठेकेदार कर्मनिष्ठ होकर इंजीनियर की देखरेख में कार्य करे। ठेके की शर्तों पर सत्यता से पालन करे। इंजीनियर देखे कि ठेकेदार के श्रमिकों को बराबर कार्य उपलब्ध हो। वह बिना किसी ठोस कारण के केवल अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए कार्य को बीच में ही रोक देने की आदेश ना दे, परंतु यह भी सुनिश्चित करे कि ठेकेदार निकृष्ट कार्य ना करे, काम को बीच में ना छोड़कर ना चला जाए और कार्य की प्रगति बनाए रखे। ऐसी मंडली जो अपने लाभ के लिए सभी के लाभ का ध्यान रखे, एक आदर्श निर्माण मंडली कहलाती है। यानी कि जो अपना तो भला चाहे बट दूसरे के बारे में भी सोचे, श्रमिक के बारे में भी सोचे, इंजीनियर के बारे में भी सोचे, कॉन्ट्रैक्टर के बारे में भी सोचे, वो हमारा कहलाता है एक अच्छा, एक बढ़िया निर्माण मंडली। निर्माण कार्य में संभावित बाधाएं, जैसे प्रॉब्लम जनरली मेट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, जो प्रॉब्लम्स हमें देखनी पड़ती हैं। निर्माण कार्य में निम्नलिखित बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। ठेकेदार का अनुभवहीन होना, यानी जो हमारा ठेकेदार है उसे कोई अनुभव नहीं है, अनुभवहीन है। इंजीनियर का असक्षम अव्यावहारिक होना। ठेकेदार के पास आवश्यक कार्यकर धन वर्किंग कैपिटल उपलब्ध न होना। विभाग को कार्य के लिए समय पर अनुदान न प्राप्त होना। सही संयंत्रों का अभाव होना। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें पूरा वर्क करना चाहिए। और ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ये ध्यान रखना चाहिए, जो हमारा ठेकेदार है वो ऐसा तो नहीं है अनपढ़ है, पढ़ा लिखा, मतलब अनपढ़, यानी कि उसे एक, क्योंकि ठेकेदार को अनुभव होगा तभी वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाएगा। अगर ठेकेदार को अनुभव नहीं है तो वो वर्क नहीं कर पाएगा। तो ठेकेदार का अनुभव होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ठेकेदार जब अनुभव होगा तभी वो प्रॉपर तरह से कंस्ट्रक्शन का वर्क कर पाएगा, तरह तरह की तकनीक लगा पाएगा। इंजीनियर का असक्षम। इंजीनियर ऐसा नहीं है कि मतलब एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर होना चाहिए। इंजीनियर एक अच्छा एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए और अच्छी पढ़ाई लिखाई करा हुआ होना चाहिए। ठेकेदार के पास आवश्यक कार्य कर राइट धन कैपिटल उपलब्ध हो, ठीक है। इसके बाद विभाग को कार्य के लिए समय पर अनुदान प्राप्त करना होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसमें मिली हुई होनी चाहिए, जिन पे कोई भी रोक टोक ना लगा सके। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हमने आज आपको डिस्कस की। प्रॉब्लम्स जनरली मेट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन ओनर इंजीनियर एंड कॉन्ट्रैक्टर। इसके बाद हमने इसमें आपको बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर करा दिए। निर्माण मंडली 3 मूलभूत इकाइयों पर डिपेंड करती है। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट क्या होता है, क्या क्या चीज़ों की औजारों की ज़रूरत पड़ती है, वो हमने देखा। हैवी कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन क्या होता है, स्टेज इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट के बारे में हमने पढ़ा कि कौन कौन से स्टेज होने चाहिए प्रोजेक्ट के। तो काफ़ी कुछ हमने इसमें डिस्कस किया। और जो हमारा चैप्टर का नाम था वो था हमारा सिविल कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। इसमें हमने मैनेजमेंट एंड मैनेजर पढ़ा, ठीक है।
तो आई होप स्टूडेंट्स आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कोई चीज़ ना समझ में आई होगा, इस वीडियो को देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, अटेंडेंस दें अपनी ज़रूर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।